नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का जो दूसरा पार्ट है उसका चौथा लेसन है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके मुख्य बिंदु है समाजशास्त्र के अनुभव में 3 क्रांतियों का महत्वपूर्ण हाथ है, यानी कि इन क्रांतियों के द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन करना आगे बढ़ाएंगे। पहला है ज्ञानोदय अथवा विवेक का युग, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति और तीसरा है औद्योगिक क्रांति। पहला है ज्ञानोदय क्रांति। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 17वीं शताब्दी जब समाप्त होने वाली थी और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोणों का जन्म हुआ। ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन तक, जहां एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य को मनुष्य की मुख्य विशिष्टता का दर्जा दिया। यानी कि मनुष्य का विवेक जो है उसने मनुष्य को एक विशेष स्थान प्रदान किया। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय को एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने एवं वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक सोच व मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं। यानी कि समाज को वैज्ञानिक पद्धति से सोचने की संज्ञा देते हैं। इससे मानव व्यक्ति ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई। केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते हो। जो इस काबिल नहीं समझे गए उन्हें आदि मानव या बार्बर मानव कहा गया। यानी कि जो विवेकपूर्ण न सोचे उन्हें आदि मानव की संज्ञा दी गई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की थी। मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया तथा जन्मजात विशेषाधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया। इसने व्यक्ति को धार्मिक अत्याचारी से मुक्त किया, जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहां अपना वर्चस्व बनाए हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बन गए। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य सिद्धांत था स्वतंत्रता और सभी को समानता का दर्जा दिया जाए। बंधुत्व यानी कि सभी एक साथ रह करके बंधुओं की तरह रहे और आधुनिक राज्य के नए नारे बने। फिर आता है औद्योगिक क्रांति। आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके 2 प्रमुख पहले थे। पहला था वैज्ञानिक तथा तकनीकी का औद्योगिक उत्पादन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी माध्यम से नए नए उद्योगों की शुरुआत करना था। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम तथा बाजार को नए दंश व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए, जैसे कि पहले कभी नहीं गया। औद्योगिक क्रांति के कारण सामाजिक परिवर्तन, शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरी की मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ श्रम की तलाश में शहर आकर बस गए। यानी कि इन उद्योगों को आगे बढ़ाने में मुख्य क्षेत्र किनका रहा? ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को रहा। कम तनख्वाह मिलने के कारण और अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ा था। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद की, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों को विकास हुआ।
आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता है। समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण है आदिम सामंतवाद, दासता सामंतवाद व्यवस्था, पूंजीवाद तथा समाजवाद। उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। पूंजीवाद समाज ने मनुष्य से अपने आप को काफ़ी अलग थलग पाता है, परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा है, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो कि भविष्य में तथा प्रगतिशील चरण क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो समान अधिकारों की वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर उत्पादन शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है जैसे भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा के विभिन्न साधन। यानी कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने में मुख्य स्थान किसका होता है? एक तो भूमि का, मजदूरों का और नवीन तकनीकी का और ऊर्जा के विभिन्न साधनों का। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं। फिर आगे आता है वर्ग संघर्ष। जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आता है तब विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है। मार्क्स का मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। यानी कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में जब संघर्ष होता है तब उससे सामाजिक परिवर्तन समाज के अंदर आता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीवादी वर्ग का अधिकार होता है। श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी कि उत्पादन हुए माल के ऊपर पूंजीवादी का ही अधिकार होता है। संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि अपने वर्ग हित तथा हित पहचान के प्रति जागरूक हो। यानी कि संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि वर्ग समूह अपने हित को पहचाने और उनके प्रति जागरूक होवे। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत शासक वर्ग को उखाड़ फेंका जाता है जो पहले से ही शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है और इसे ही क्रांति कहते हैं। फिर एमिल दुर्खाइम के अनुसार दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से विभिन्न था। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी आधुनिक विषय होना चाहिए था। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय रूप में व्यक्ति के ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। फिर आता है समाज का वर्गीकरण। यानी इसमें है पहला है यांत्रिक एकता। दुर्खाइम के अनुसार परंपरागत संस्कृतियों का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। व्यक्तियों की एकता पर आधारित होती है। यांत्रिक एकता यानी कि लोगों की समूह के साथ में जो एकता होती है उसे यांत्रिक एकता कहते हैं। सावी एकता यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। पारंपरिक निर्भरता सावी एकता का सार है। इसमें आर्थिक अंतर निर्भरता बनी रहती है। फिर है यांत्रिक एकता एवं सावी एकता में अंतर। पहला यांत्रिक एकता यह आदिम समाज में पाया जाता है। सावी एकता है यह आधुनिक समाज में पाई जाती है। यांत्रिक एकता कम जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है और सावी एकता जो है बृहद संख्या वाले समाज में पाई जाती है। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है
और सावीय एकता का यह संबंध जो होता है अवैयक्तिक होता है। यांत्रिक एकता यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह है और सावीय एकता ये स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती है। यांत्रिक एकता व्यक्ति तथा समाज के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है और सावीय एकता समाज के व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। यांत्रिक एकता समानताओं पर आधारित होती है जबकि सावीय एकता का आधार श्रम विभाजन है। यांत्रिक एकता को हम दमनकारी कानूनों में देख सकते हैं और सावीय एकता वाले समाजों की प्रतिकारी तथा सहकारी कानून की प्रमुखता दिखाई देती है। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना की शक्ति होती है और सावीय एकता की शक्ति उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर होती है। फिर आगे है दुर्खिम के द्वारा दमनकारी कानून तथा क्षतिपूरक कानून में अंतर। दमनकारी कानून समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती है जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। और आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना या उससे ठीक करना है। फिर दमनकारी कानून में आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था और आधुनिक समाज में व्यक्तियों को स्वायत्त शासन की कुछ छूट है। आदिम समाज में व्यक्ति तथा समाज मूल्यों व आचरण की मान्यताओं को संजोए रखने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए आदिम समाज में व्यक्ति जो है वो एक समूह में रहते हैं और आधुनिक समाज में समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर संगठन बना लेते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार वेबर वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की शुरुआत की जिससे सामाजिक विज्ञान को अपनाया। समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं को निजी मान्यताओं तथा प्रक्रिया प्रभावित हुए पूर्ण रूपे विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलेख करें। फिर आदर्श प्रारूप मॉडल की ही एक मानसिक रचना है जिसका उपयोग संपूर्ण घटना या समस्त व्यवहार का क्रिया की वास्तविकता को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो इसमें पारंपरिक सत्ता का उद्भव, प्रथा तथा प्रचलन हुआ। इसमें करिश्माई सत्ता का उद्भव दैनिक स्रोत से हुआ और तर्कसंगत वैद्विक का उद्भव कानून है। फिर आ गया था नौकरशाही। नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। नौकरशाह सत्ता की विशेषताएं निम्न हैं। इसमें पहला है अधिकारों के प्रकार यानी अधिकारों के प्रकार। फिर दूसरा है पदों का सोपानिक क्रम। तीसरा है लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। चौथा है कार्यालय प्रबंधन और पांचवा आता है कार्यालयी आचरण, यानी कि नौकरशाही के ये निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो ये अध्याय तुम्हारा पूरा हुआ। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम पुनः मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।